कैसे हैं बच्चों? आपका चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट और उसके 5 लेक्चर्स आपके ऑलरेडी लग चुके हैं। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का 6th लेक्चर और इस लेक्चर में हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो चीज क्या है आप फटाफट देखें। आज हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, और आज आपको थोड़ा सा और इमेजिनेशन को यूज करना पड़ेगा। इस टॉपिक के बाद हम लोग इस चैप्टर के एक सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसका नाम है पैकिंग। ठीक है, 3D पैकिंग और 2D पैकिंग, हम दोनों टाइप की पैकिंग पढ़ेंगे। यानी कि एक क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स या फिर आयंस हैं वो किस तरीके से पैक्ड रहते हैं, किस तरीके से लेयर बाय लेयर उनकी पैकिंग होती है, उस पैकिंग को हम बहुत अच्छे से इस लेक्चर के बाद पढ़ेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए आप पहले इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको हम डी बोलेंगे, रेडियस ऑफ एटम जिसको हम बोलेंगे स्मॉल आर, एंड एज लेंथ जिसको क्या बोलेंगे हम। इन तीनों चीजों में हम आपस में क्या देखेंगे? रिलेशन देखेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, इसको हम जब देख लेंगे, हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक चीज और करने के कह सकते हैं पोजीशन में आ जाएंगे। वो चीज क्या है? मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एंड, लेकिन मैं इसको यहाँ ना लिख के थोड़ा अलग लिख दूं। इसके बाद वो जो दूसरा टॉपिक है साथ साथ ही कवर करेंगे हालांकि दोनों को, उसका नाम है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसको हम तभी कर पाएंगे जब हमें ये वाला टॉपिक पता होगा। हम दोनों टॉपिक्स को साथ साथ करेंगे। हम क्या करेंगे? अलग अलग टाइप के जो आपके यूनिट सेल्स हैं, चाहे वो फेस सेंटर्ड हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड या फिर सिंपल क्यूबिक हो, हम किसी एक कैटेगरी को लिखेंगे। सबसे पहले हम उसमें क्या निकालेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ। इन तीनों में हम रिलेशन निकाल लेंगे और उस रिलेशन के बाद हम तुरंत उसको उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ चलेंगे, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके साथ? सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, सारी चीजें हम सबसे पहले सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए निकालेंगे। अब सिंपल क्यूबिक लैटिस जो है उसको सबसे पहले तो आप बनाएं यहाँ पर। ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस कैसा होता है ध्यान से इसको देखना है बेटा। ये आपके सामने एक सिंपल क्यूबिक लैटिस बन गया। बन गया? अभी नहीं बना, अभी तो हमने इसमें एटम्स नहीं लगाए ना, अभी आप नहीं कह सकते कि ये कैसा है। अभी मैं इसको सिंपल क्यूबिक बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए, एक पार्टिकल तो यहाँ पर लगा होगा, एक यहाँ पर लगा होगा, एक यहाँ पर लगा होगा और एक यहाँ पर लगा होगा। इसी तरीके से इन कॉर्नर्स पर भी वन पार्टिकल्स जो है एट ईच कॉर्नर लगा हुआ होगा। अब मैंने आपको एक चीज और बताई, देखिए ये तो हम समझने के लिए पॉइंट्स बना लेते हैं। एक्चुअल में तो क्या होता है, ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर पूरा एटम रखा हुआ होता है, जो मैंने आपको एक स्पेस फिलिंग मॉडल के थ्रू बताया था। तो अगर आप देखें, सबसे पहले आप इस चीज का मतलब समझें कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होती है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब ये है कि जब एक लैटिस, एक यूनिट सेल के अंदर एटम्स रखे होते हैं, तो किसी भी एक एटम को आप अगर देखें तो उसके सबसे पास वाला एटम जो है वो इस एटम से कितने दूर है। देखिए, नाम से पता चल रहा है नियरेस्ट नेबर, मतलब सबसे पास वाला पड़ोसी। इस पार्टिकल के सबसे पास कौन सा पार्टिकल पड़ेगा, समझ आती बात? तो देखिए, इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके बनाऊं स्पेस फिलिंग मॉडल के रूप में, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये अरेंज होंगे। जिन पार्टिकल्स की मुझे नीड है मैं सिर्फ उन्हीं को बना रहा हूँ, सबको नहीं। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, एक पूरा एटम रखा होगा, पूरा एटम यहाँ पर रखा होगा। हालांकि एटम तो हर कॉर्नर पे रखा होगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 एटम यहाँ पे लेके चल रहा हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। और एक मैं ये वाला कॉर्नर ले रहा हूँ, एक एटम मैंने मान लिया कि यहाँ पर भी रखा होगा।
समझ पा रहे हैं हम बात को? अगर मैं इसको नेम डाल दूं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है कि नहीं? तो आप ये समझे कि इस एटम का जो नियरेस्ट नेबर है वो कौन सा हुआ, ये वाला एटम। देखिए चाहे इधर से ये वाली लाइन पे बना लीजिए, चाहे आप ये और ये वाला बना लीजिए, सबकी पोजीशन एक ही होगी क्योंकि सारी एजेस तो क्यूब में कैसी होती हैं, इक्वल होती है। तो नियरेस्ट नेबर का मतलब यही है कि बिल्कुल जो एडजेसेंट, बिल्कुल बगल वाले पॉइंट पर जो रखा हुआ है, दूसरे वाले वर्टेक्स पे जो रखा हुआ है, वही उसका नियरेस्ट नेबर होगा। अब इस पूरी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। किसको, इस सेंटर से लेकर और इस सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, यही क्या कहलाती है, हमारी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। यानी एक एटम के सबसे पास जो भी एटम होगा, उन दोनों के सेंटर्स के जो बीच की डिस्टेंस है, वही आपकी क्या कहलाती है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो इस वाले केस में सबसे पहले मैं यहां पर लिखूं जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है डी। ठीक है, डी इक्वल्स टू कितना निकल कर आएगा आपका, देखिए ये फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ए बी। क्लियर है ना, डायग्राम में देखिए। और ए बी को हम कुछ और भी तो कह सकते हैं, ये जो ए बी है, क्या ये इस क्यूब की एज नहीं है, क्या इस क्यूब की साइड नहीं है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ए, स्मॉल ए। तो हम लिख सकते हैं कि इस वाले क्यूब में, इस वाले लैटिस में डी इक्वल्स टू कितना आता है, ए। यानी इसमें एज लेंथ और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस दोनों कैसी रहती हैं, इक्वल रहती है। ठीक है कि नहीं? चलिए एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद मैं बात कर लूं किसकी, रेडियस की। तो जरा देखें रेडियस का मतलब क्या है। देखिए ये पूरी तो एज लेंथ हो गई या नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हो गई। अब रेडियस किसको कहेंगे कि ये जो एटम है, एक सिंगल एटम कोई भी हम देख लें, ये इसका ये हो गया सेंटर, और सेंटर से इसकी जो सर्कमफ्रेंस है यहाँ तक की डिस्टेंस, यही तो कहलाती है आर। तो आपको क्या दिख रहा है, एक आर ये और एक आर ये, यानी दो आर मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस ए बी इक्वल्स टू 2r, ए बी इक्वल्स टू कितना है, 2r, यहां से दिख रहा है। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू 2r, तो हम r इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a बाई 2। ये हो गया आपका रेडियस और एज लेंथ में। ठीक है, किसी में भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, इन तीनों का रिलेशन आपके सामने आ गया। ठीक है, ये तो बात हो गई सिंपल क्यूबिक लैटिस में रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तीनों चीजों में रिलेशन आपके सामने आ गया। बहुत ज्यादा आसान था ये। ठीक है, अब इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसके बाद हम चलते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की तरफ। ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब बात करते हैं कि इस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो उसके लिए मैं जो ऊपर वाली हेडिंग है इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। डायग्राम को मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां से इस रिलेशन को बना रहने दे रहा हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ सकती है। देखो सबसे पहले तो आप समझो कि पैकिंग एफिशिएंसी है क्या। कैलकुलेट तो हम बाद में करेंगे ना, पहले में ये तो पता चले कि है क्या बना, पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब जरा ये देखो, जैसे मान के चलो आपको एक बॉक्स दिया जाए, एक बॉक्स किसी भी चीज का, मान लीजिए आपको एक मिठाई का डिब्बा दिया जाता है, ठीक है, और आपको कुछ मिठाई के पीस, मान लीजिए लड्डू दिए जाते हैं, और आपको उस मिठाई के डिब्बे में उन लड्डू को क्या करना है, पैक करना है। और यही काम आपके 3 दोस्तों को दिया गया, ठीक है कि नहीं। अब जो डिब्बा दिया गया था, जो बॉक्स दिया गया था, उसका वॉल्यूम, उस डब्बे का, उस बॉक्स का जो वॉल्यूम था, वो तीनों फ्रेंड्स को सेम दिया गया, यानी एक ही टाइप का बॉक्स दिया गया। लड्डू बहुत सारे रखे हुए हैं और कह दिया गया जो जितने पैक कर सकता है उतने कर ले, है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि उसमें तीनों दोस्तों ने, मान लीजिए किसी ने 20 लड्डू पैक कर पाए, किसी ने 25 कर लिए, किसी ने 30 कर लिए। तो अच्छी पैकिंग किसको मानेंगे आप, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितनी अच्छी पैकिंग हो रही है। कितनी अच्छी पैकिंग का मतलब क्या है कि उस गिवन वॉल्यूम में आप मैक्सिमम कितने लड्डू रख पा रहे हैं,
लड्डू का मतलब यहाँ पे हमारे लिए एटम से है, यहाँ पर पार्टिकल से है। समझ में आ रही बात? तो जिस फ्रेंड ने या जिस दोस्त ने आपके उस गिवन बॉक्स में मैक्सिमम जो है लड्डू के पीस रखे होंगे, वो कहलाएगी कि ये सबसे एफिशिएंट पैकिंग है, ये सबसे अच्छी पैकिंग है, क्योंकि उस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम हमने यूटिलाइज कर लिया, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में हमने वो पीसेस रख दिए। जिसने 20 ही पीस रख पाए होंगे, इसका मतलब अभी उसमें 10 पीस और रखे जा सकते थे, लेकिन उसने उस 10 पीस के बराबर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, वो हमारा वेस्ट चला गया। समझ रहे ना? ये पैकिंग एफिशिएंसी है। तो इसका मतलब हमारे केस में क्या है कि हमारे पास जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के वॉल्यूम में हम मैक्सिमम जितने एटम रख पाए, या ये कह लीजिए कि हम यूनिट सेल का जितना मैक्सिमम वॉल्यूम कवर कर पाए, मान ली कोई 50% कर पा रहा है, कोई कितना भी कर पा रहा है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फटाफट देखिए। देखिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, वो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे जो आपके पास टोटल वॉल्यूम है, यानी यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो यहाँ पर सबसे पहले आप निकालें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकलेगा कैसे? मान लीजिए V इक्वल्स टू साइड क्यूब, ये आपका यूनिट सेल क्यूब है, तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास है साइड क्यूब। साइड कितनी है? A, तो ये A क्यूब आ गया, तो V इक्वल टू क्या आ गया? A क्यूब। अब A की वैल्यू हमको पता है, देखिए कितनी है, A इक्वल्स टू 2R है। तो अगर हम इसकी जगह 2R रख देते हैं, तो हमारे पास निकल कर आता है, इसकी टोटल वैल्यू निकल कर आती है 8R क्यूब। ठीक है, ये आपका क्यूब का वॉल्यूम निकल आया। अब आप वो वॉल्यूम निकालें जो आपके एटम्स ऑक्यूपाई कर पाए। ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो सबसे पहले आप देखिए इसमें वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वन एटम। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम कैसे निकलेगा? जो एटम होता है वो किस शेप का होता है? स्फेरिकल होता है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका वन एटम का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये तो वन वॉल्यूम है, सॉरी वन एटम का वॉल्यूम है। आपके सिंपल क्यूबिक लैटिस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना होता है? 1। ये मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जब मैंने कंट्रीब्यूशन बताया था। आप खुद समझ लीजिए, सिंपल क्यूबिक है, कॉर्नर्स पर ही सिर्फ एटम होंगे, कॉर्नर वाले का पार्ट जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है, और ऐसे कितने पार्टिकल होंगे? 8 पार्टिकल्स। तो 1/8 इंटू 8 कितना निकला? 1। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 1 पार्टिकल होता है। ठीक है, तो एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो इतना होता है, टोटल एक ही पार्टिकल। इसका मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड यूनिट सेल के अंदर, जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो कितना है? सीधा सीधा वन एटम का जो भी वॉल्यूम है वही, एक ही तो एटम है बस, तो 4/3 पाई आर क्यूब। बस आपके पास टोटल इतना वॉल्यूम था, ऑक्यूपाई इतना कर पाए, तो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? जरा देखिए, दो चीजें होती है यहाँ पर। कभी कभी पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जा सकता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना भी आसान है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि आप गिवन वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाए उसका रेशियो निकाल दो। तो देखो आप कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाए? 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आपके पास था कितना टोटल वॉल्यूम? 8R क्यूब। समझ आती बात? 8R क्यूब टोटल वॉल्यूम था, तो आउट ऑफ 8R क्यूब हम लोग कितना ऑक्यूपाई कर पाए? सिर्फ 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। और वो पैकिंग फ्रैक्शन जो है आप लोग याद भी रखेंगे, ताकि हम बाद में चल के तीनों टाइप की यूनिट सेल्स को कंपेयर भी कर पाए कि कौन सी टाइप की यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो उसी यूनिट सेल को हम ज्यादा बेटर मानेंगे। ठीक है, एज अ लैटिस, कि कौन सा यूनिट सेल ज्यादा अच्छा और ज्यादा बढ़िया लैटिस बनाएगा।
ठीक है कि नहीं? चलो, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.5233 आएगा, ये 0.5233। ये तो पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, ठीक है कि नहीं? अब यहीं से अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकाल दें, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि किसी चीज को परसेंट में निकाल दीजिए आप। तो रेशियो था, हालांकि मैंने डेसिमल पॉइंट्स में लिख दिया है, अब उसको सीधे सीधे रेशियो के रूप में भी लिख सकते थे। अब अगर इसी का मैं परसेंटेज निकाल देता, ये चीज मैं परसेंटेज में निकाल दूं तो पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। तो कैसे? मान लो मैं ये फॉर्मूला लगाता ही नहीं, डायरेक्ट ये लगाता, तो मैं क्या करता 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब और इंटू में क्या कर देता 100, हो जाता पैकिंग फ्रैक्शन। चलिए, अब इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतनी चीज तो पहले ही कैलकुलेट कर चुका। कितनी आई थी? 0.5233। तो 0.5233 इंटू 100 और कर देना है बस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.33%। रिजल्ट आप याद रखेंगे ये। अब ये सिंपल क्यूबिक का पूरा सिस्टम आपके सामने आ चुका है। सिंपल क्यूबिक में मैंने आपको एज लेंथ, रेडियस और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में रिलेशन भी बता दिया, जो कि ये लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने उसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाली, जो कितनी निकली 52.33%। इसका क्या मतलब हुआ कि यूनिट सेल के टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 52.33% वॉल्यूम ही एटम्स ऑक्यूपाई कर पाते हैं, बाकी का जो वॉल्यूम है वो बच जाता है, वो खाली रह जाता है, जिसको और यूटिलाइज करा जा सकता था। तो बहुत ज्यादा अच्छी हम पैकिंग इसको नहीं कह सकते, क्योंकि हम ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, लगभग एक रफली हाफ वॉल्यूम ही हम ऑक्यूपाई कर पाए। 100 में से हमने 52.33% ऑक्यूपाई किया, इसका मतलब रफली हाफ। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टाइप की यूनिट सेल पे। ले लिया? चलिए अब बात करेंगे अगले टाइप की यूनिट सेल की। उसमें भी हम पहले वो रिलेशन निकालेंगे तीनों चीजों का, और उसके बाद बात करेंगे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो अगला वाला हम जो यूनिट सेल ले रहे हैं वो ले रहे हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक ही पढ़ना ही है हमें, मैं पहले आपको बता चुका हूं, सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल ये मैं डिटेल में पढ़ रहा हूं। तो देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, बनाना तो पड़ेगा ही, तभी आप क्लियर कर पाएंगे इस चीज को। देखिए, ये देखिए, ये तो आपके सामने एक क्यूब बन गया। अब अगर इसको मुझे फेस सेंटर्ड बनाना है तो ध्यान से समझिए हमें क्या करना पड़ेगा। फेस सेंटर्ड बनाने के लिए ये जो एटम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हर फेस के सेंटर पर भी तो होंगे। जैसे कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ भी होगा, एक यहाँ भी होगा, एक इस वाले फेस के सेंटर पर कहीं यहाँ पड़ेगा, और एक इस वाले फेस के सेंटर पर भी कहीं यहाँ पड़ेगा, होगा कि नहीं? अब देखो, इसमें जो नियरेस्ट नेबर होगा वो कौन सा होगा, आप जरा ध्यान से समझो। पिछली बार क्या था कि यहाँ पर एक एटम बनाया था और एक एटम यहाँ पे बनाया था, तो ये दोनों नियरेस्ट नेबर थे। लेकिन इस बार ये दोनों नियरेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक बीच में भी एटम आ रहा है, तो ये फिर आपस में मिल नहीं पा रहे होंगे। तो इसमें जो नियरेस्ट नेबर होंगे वो कौन कौन से होंगे? फेस वाला, जो फेस के सेंटर में एटम होगा, ये जैसे कि मैं इसको बना दूं यहाँ पर, और एक मैं बना दूं यहाँ पर, और एक बना दूं यहाँ। ये तीन एटम जो है ये आपके क्या कहलाएंगे? ये अपने आप में क्या है? नियरेस्ट नेबर है। यानी अगर आप इस एटम को लेके चलें तो इसका नियरेस्ट नेबर इस बार बगल वाला नहीं हुआ, जो ये डायगोनल पे रखा हुआ है। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सोचिए। इस डायगोनल के सेंटर पर, यहाँ पर हमने कहा था फेस का सेंटर कैसे निकलता है, दोनों फेस डायगोनल यहाँ पर काटते हैं, तो यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एटम है, और इसका कुछ पोर्शन ही सिर्फ इसके अंदर आ रहा है, बाकी यूनिट सेल से बाहर है। तो इसका जो नियरेस्ट नेबर हुआ वो ये वाला एटम हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस लिखें यहाँ पर।
नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको हम डी कहेंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम नेमिंग कर लेते हैं, तो थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए। मैं इस वाले पॉइंट को नाम दे रहा हूँ ए, इसको बी, यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ सी, और इसको नाम दे रहा हूँ डी, ठीक है कि नहीं। तो जरा देखिए यहाँ ध्यान से कि जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, देखो ये एटम और ये एटम के बीच की क्या डिस्टेंस है, ये, और ये डिस्टेंस जो ये पूरा फेस डायगोनल है AC, इसकी कितनी है, हाफ है। आप समझ पा रहे हैं, ये पूरी डिस्टेंस AC है और इसका हाफ, यानी इसके बीच में तो होगा ये वाला पॉइंट। तो हम ये जो D है इसको लिख सकते हैं AC बाई 2, ठीक है कि नहीं, AC बाई 2। अब ये AC है, इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। ये एक्चुअल में क्या है, ये फेस डायगोनल है। किसका फेस है, ये ऊपर वाला फेस जो है, ऊपर वाला फेस ये किस शेप में होगा, स्क्वायर के शेप में होगा। भाई क्यूब है तो क्यूब के सारे फेसेस जो है स्क्वायर की शेप में होंगे, और ये स्क्वायर का डायगोनल है, और स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, √2 इंटू साइड, और साइड यानी कि एज यानी कितना है, ए, ठीक है। ये हम पूरा मान लेते हैं, ये कितना है, ए है। ये हर एज जो है हमने ए मान, तो √2a अपॉन क्या लिख दिया। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं d इक्वल्स टू a बाई √2, ठीक है। ये कैंसिल कर देंगे, √2 बच जाएगा। तो ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और एज लेंथ में क्या आ गया, रिलेशन आ गया, d इक्वल्स टू a बाई √2। चलिए, इसके बाद अगर हम रेडियस की बात कर लें, ठीक है, तो रेडियस के टर्म्स में भी हम इसको निकाल सकते हैं। जरा देखें यहाँ पर, इस साइड देखें, जरा देखो, मैं इस वाली लाइन को, सिर्फ ये वाला जो फेस है, इस फेस को निकाल के यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक, समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। ये वाला फेस मैंने निकाल के यहाँ रख दिया, ये अपना डायगोनल है जिसका नाम हमने रखा है AC। यहाँ पर B था, यहाँ पर क्या था, D। समझ में आई ना। अच्छा, यहाँ पर एक एटम रखा हुआ है जो कि कौन सा वाला है, फेस सेंटर्ड वाला एटम, ये, और थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा बना दूं, क्योंकि ये तो पूरा एटम होगा ना यहाँ पर, ये, और ये वाले जो एटम है ये इस तरीके से दिखा दिया मैंने कॉर्नर वाले, क्योंकि ये पूरे तो होंगे नहीं, कुछ ये कंडीशन बनेगी। अब इस कंडीशन में ध्यान से देखिए, यहां से लेकर, ये इस एटम का सेंटर है, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ये r हो गई। ऐसे ही यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, r, और ये r और r ये कितने हो गई, 2r। समझ में आ रही है। देखिए, इस एटम की रेडियस इस पॉइंट से सर्कमफरेंस तक r, और ये पूरा इसका क्या डायमीटर हो गया, इसका पूरा ही, तो पूरा ही एटम इसके अंदर है, तो ये पूरा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो रेडियस का डबल कर दिया हमने, 2r, और ये यहाँ से लेके अपनी सर्कमफ्रेंस तक की जो जगह हो गई, जो डिस्टेंस हो गई, उसको क्या बोल दिया मैंने, रेडियस बोल दिया। तो टोटल डिस्टेंस जो निकल कर आई वो कितनी निकल कर आई, 4r, ठीक है कि नहीं, 4r निकल कर आ रही है, 4r, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, एक मिनट, मैं यहाँ पर AC को लिख दे रहा हूँ कि AC कितना है, 4r है। देखो यहाँ पर AC को मैंने √2a भी लिख लिया था, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, 4r। यहाँ पर हमने एज लेंथ के टर्म में लिख दिया था, और यहाँ पर हमने उसको रेडियस के टर्म में लिख दिया। आपको क्या करना है, A में और R में, यानी एज लेंथ में और रेडियस में डिस्टेंस, क्या नाम है, रिलेशन निकाल देना है। तो AC की एक वैल्यू हमारे पास और भी तो है, मैंने यहाँ पे क्या रखा था, √2a, जो हमने किससे बताया था, फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला से, कि ये फेस का डायगोनल है, फेस के शेप में, स्क्वायर के शेप में, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, √2 इंटू साइड। तो AC की जगह फिर से यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, √2 इंटू a, और ये आपके पास क्या हो गया, 4r। अब आप समझ जाएंगे, r की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो r इक्वल्स टू आ जाएगा √2a अपॉन 4, ठीक, r इक्वल्स टू √2a अपॉन 4। अभी थोड़ा सा और कैंसिल हो सकता है ये, तो r इक्वल्स टू, देखो इससे √2, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक लाइन यहाँ पर बढ़ा दे रहा हूँ,
इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और इंटू ए तो यहाँ पर है ही, √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, √2 टाइम्स। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा r इक्वल्स टू a बाई 2√2, या आप ऐसे करके लिख लो 1/2√2 a। ठीक, ये आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम में क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी की तरफ चलते हैं। ले लीजिए, ले लिया, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग फ्रैक्शन की। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हम इस चीज को लिखा रहने दे रहे हैं, उसकी हमें नीड होगी, बाकी हम इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। चलिए, फिलहाल हमारा इतने से काम चल जाएगा। तो हम फेस सेंटर्ड के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन, और उसी को बाद में कन्वर्ट कर देंगे पैकिंग एफिशिएंसी में। चलिए, पैकिंग एफिशिएंसी देखिए क्या बताया था मैंने, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये तो हमें निकालना ही पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना निकलता है, ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब, और ए की जगह क्या रखेंगे, पिछली बार क्या रखा था, ए की जगह देखो यहां से, अगर मैं यहां से निकालूं तो ए इक्वल्स टू क्या निकलेगा, 2√2 r निकलेगा कि नहीं, बस ये वैल्यू यहाँ पे रखनी है, 2√2 r। इसका क्या कर देना है, हमें क्यूब कर देना है। तो देखिए 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, और √2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2√2, तो 8 टू 16√2 r क्यूब। ठीक है, 16√2 इंटू r क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा, एक यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम। इसके बाद हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन एटम, ये तो पता ही है, फिक्स रहेगा 4/3 पाई r क्यूब। इसके बाद क्या निकाला था कि उसमें है कितने टोटल एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कितने निकल के आते हैं जरा ध्यान से देखो, पिछला लेक्चर याद करो, कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 कॉर्नर है तो कितना हो गया, कॉर्नर वालों से हमें 1 एटम मिला, और फेस वालों से कितने मिलेंगे हमें, 6 फेसेस होते हैं, और हर फेस वाले एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 6 कितना आ गया, 3, और कॉर्नर वाले का 1 ऐड कर लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाते हैं यहाँ पर, 4 आ जाते हैं। इसका मतलब टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई हुआ, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ गया 16/3 पाई r क्यूब। ठीक, यानी कि यूनिट सेल में आप एक बार फिर समझ लो, देखो एक एटम का वॉल्यूम इतना, टोटल कितना एटम प्रेजेंट है, 4, तो हमारे पास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुआ, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, इतना हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, और है कितना टोटल वॉल्यूम मेरे पास, इतना। तो अब इतने वॉल्यूम का कितना परसेंट हमने ऑक्यूपाई कर लिया, यही पैकिंग एफिशिएंसी है। उससे पहले हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लें, और नेक्स्ट स्टेप में क्या पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है कि नहीं, तो वो साइड कर दे रहे हैं। चलिए अब पैकिंग फ्रैक्शन इधर निकाल ले रहे हैं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा देखिए फटाफट, इससे पहले भी हम निकाल चुके हैं, तो नई चीज नहीं है। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हमारे पास टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है, 16/3 पाई r क्यूब, और टोटल हमारे पास कितना था, टोटल वॉल्यूम कितना निकल कर आता है, यूनिट सेल का वॉल्यूम 16√2 r क्यूब।
तो जब इस चीज को आप सॉल्व करेंगे, देखिए कुछ चीजें इसमें कैंसिल भी हो जाएंगी और बाद में जो बचेगा उसका डिवीजन वगैरह करके जब फाइनली आपके पास आंसर आएगा तो ये आएगा 0.7401। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी को हम पैकिंग एफिशिएंसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। हम इससे पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी में बस क्या है, परसेंटेज निकाल देते हैं हम इसी चीज की। तो पैकिंग एफिशिएंसी में हम क्या लिखते हैं भाई, 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 16√2 आर क्यूब और इंटू में क्या आ जाएगा 100। तो इस चीज की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितनी है 0.7401। लिख लीजिए 0.7401 और इंटू 100 और आ जाएगा और हम आगे लिख देंगे 74.01%। ये हमारा फाइनल जो है रिक्वायर्ड आंसर हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी आ गई। तो जरा देखें कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में और सिंपल क्यूबिक में कौन से यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है। ऑब्वियस सी बात है इसकी ज्यादा है। ये टोटल गिवन वॉल्यूम का 74.01% जो है यूटिलाइज कर ले रहा है, जबकि वो सिर्फ 52.33% ही कर पा रहा था। यानी कि इसमें वॉल्यूम की वेस्टेज कम हो रही है। देखिए 100% तो वॉल्यूम यूज हो ही नहीं सकता। स्फेरिकल एटम्स है, दो एटम्स को आप कितनी भी क्लोज रख लें, जो ये जो स्पेस होता है बीच का, देखो एक एटम में और यहाँ पर उनको सटा के रख दे रहा हूँ, ये जो स्पेस है ये वाला बीच वाला ये कभी भी नहीं फिल हो पाएगा। तो 100% तो किसी भी यूनिट सेल में एफिशिएंसी नहीं आएगी, लेकिन हाँ मैक्सिमम किसमें आ रही है वो हम देख लेते हैं। दो हम पढ़ चुके हैं, तीसरा भी हमारे पास बचा हुआ है, कौन सा, बॉडी सेंटर्ड वाला। ठीक है, तो देखिए अब बात कर लेते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। तो फटाफट एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ पे बनाऊं, जरा ध्यान से देखिए। ये क्यूबिक यूनिट सेल है। अभी ये बॉडी सेंटर्ड नहीं। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड में होता क्या, बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर पर तो एटम होते ही हैं, हर कॉर्नर पर एटम होंगे, लेकिन एक एटम कहां पर होता है, बिल्कुल बॉडी के बीच में। बॉडी के बीच का मतलब ये होता है कि जो बॉडी डायगोनल्स होते हैं, बॉडी डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो बॉडी का सेंटर माना जाता है, वहां पर एक एटम होता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी सेंटर बना रहा हूँ। देखिए यहां से एक कॉर्नर में पकड़ लिया और यहां से ये नीचे वाले कॉर्नर को मैंने मिला दिया, तो ये आपका क्या तैयार हो गया, ये बॉडी सेंटर तैयार हो गया। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था बॉडी सेंटर के बारे में। ठीक है, अपने रूम की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे रूम के अंदर खड़े हुए हैं तो ये आपके फेस की तरफ वाली वॉल है, उसका आपने अपर लेफ्ट कॉर्नर ले लिया, और आपके बैक की तरफ जो दीवार है उसका आपने लोअर राइट कॉर्नर ले लिया, दोनों को मिला दिया, ये आपका बॉडी सेंटर हो गया। अब इस बॉडी सेंटर पर यहाँ पर एक एटम रखना है। ठीक है, बॉडी सेंटर पर यहाँ पर एक एटम रखना है। अब वो एटम मैं यहाँ पर ना दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डायग्राम फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं इसको अलग से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप बस समझिए कि यहाँ पर एक एटम रखा हुआ है। अब मैं कहाँ पे दिखाऊंगा उसको जरा देखो, ये आपका बॉडी डायग्राम हो गया। मैं इस बॉडी डायग्राम को यहाँ बना दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, ये उसका सेंटर हो गया और ये हो गया उसके ऊपर रखा हुआ एक एटम। बाकी ये पॉइंट है, एक एटम यहाँ पर भी था, और एक ये पॉइंट है, एक एटम यहाँ पर भी था। तो नियरेस्ट नेबर कौन सा हुआ, ये दोनों नियरेस्ट नेबर हुए। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी इनके बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये जो भी है ये कहलाएगी डी। और जो डी है ये टोटल डिस्टेंस की हाफ होगी। अगर मैं नेम डाल दूं तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ ए, यहाँ पर डाल दे रहा हूँ मैं बी। ठीक है, कोई भी नाम डाल सकते हैं, ये ए बी हो गया। यहाँ पर मैं सी डाल दे रहा हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, इसकी वजह भी नीड होगी इसलिए मैं यहाँ पर नेम लिख रहा हूँ। अब जरा देखो जो नियरेस्ट नेबर है, हालांकि अभी एकदम इसकी वैल्यू तो नहीं निकल पाएगी, पिछली बार तो निकाल दी थी। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई 2। ठीक है, फिर यार इतना लिखा रहना दे रहे हैं। बॉडी डायगोनल का जो भी हाफ होगा वही नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। लास्ट वाले केस में क्या था, वो फेस डायगोनल का हाफ था। फेस डायगोनल का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लगा दिया था √2 इंटू साइड।
बॉडी डायगोनल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हम AB की कोई वैल्यू फिलहाल रेफरेंस नहीं कर पाएंगे। AB की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हम आगे देखते हैं। तो ये हमारी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है कि अगर यहाँ पर एक एटम रखा हुआ है और ये एटम रखा हुआ है, ये दोनों आपस में टच हो रहे होंगे, जो कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये A है, ये B है, ठीक है। अब ये AB की वैल्यू कैसे निकलेंगे आप वो देखें। AB है क्या, मैंने अभी बताया, रूम में खड़े हो जाइए, सामने वाली वॉल का अपर लेफ्ट कॉर्नर और पीछे वाली वॉल का लोअर राइट कॉर्नर दोनों को मिला दीजिए। ये फर्श है आपके रूम का और यहां से लेके यहां तक ये आपका एक कहलाएगा फेस डायगोनल, क्योंकि ये नीचे का एक फेस है। ये आपकी वॉल हो गई, एज हो गई, और ये हो गया बॉडी डायगोनल। यहां पर आप देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब फर्श को उस राइट पीछे वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर पर मिलाएंगे तो ये फेस डायगोनल है, ऊपर वॉल गई है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और ये 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास में, AB का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए AB की तो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी ही है। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC क्या है, AC है एज ऑफ द क्यूब, तो इसकी जगह तो आ जाएगा A, तो यहाँ पर A स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस BC क्या है, ये फेस डायगोनल है, ठीक है, ये इसके लिए आया, ठीक है, ध्यान रखें कंफ्यूज ना हो। और ये जो चीज है BC, ये है आपका फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल आप जानते हैं क्या होता है, आप जानते हैं ये होता है √2a, तो इसका भी आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। फिलहाल AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या निकल कर आएगा यहाँ से, A स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3A स्क्वायर। क्लियर है। अब इस AB की वैल्यू को आप यहाँ पे रख देंगे। AB, हालांकि अगर AB की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या निकल कर आएगी, √3 इंटू A। भाई इसका जो स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो √3A निकल कर आ जाएगी। अगर हम इसको यहाँ रिप्लेस कर दें, ठीक है, इस √3A को AB की जगह रख दें तो क्या निकल कर आएगा, दिस एम्प्लाइज D इक्वल्स टू √3A, ठीक है, AB की जगह रख दिया √3A और अपॉन, ये हमारी D की वैल्यू है। अब इसी वैल्यू को R के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये D है कितना, जरा देखें यहाँ पर, जो D है वो कितना है, ये देखिए यहाँ से आता है। इसका मतलब एक तो इस एटम की रेडियस R और दूसरा इस एटम की रेडियस R, तो कितना हो गया 2R, ठीक। हम लिख देंगे सिंस D इक्वल्स टू 2R, इट मीन्स हमारे पास हो जाएगा देयरफॉर 2R इक्वल्स टू √3A/2। क्लियर है। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू A। ये 2 इधर चला जाएगा डिवीजन में, तो ये 4 हो गया, तो √3/4 इंटू A, ये वैल्यू किसकी निकल कर आ गई, R की। तो ये रिलेशन बन गया किसमें, रेडियस में। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ का रिलेशन आ गया हमारे पास, R इक्वल टू √3A/4। अब हम बात कर लेते हैं इसके पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में फटाफट। पैकिंग एफिशिएंसी, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकलता है, A क्यूब होता है, साइड क्यूब, ठीक है। A की वैल्यू यहां से निकालने अगर, तो हमारे पास क्या निकलेगी, A इक्वल्स टू 4/√3R, ये निकलेगी ना, 4R और अपॉन में क्या चला जाएगा, √3, यहाँ पर रख दीजिए 4R अपॉन √3 और इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 4 का क्यूब कितना, 64, R क्यूब अपॉन 3√3। ये यूनिट सेल का वॉल्यूम निकल कर आ गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन एटम की। एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, हमें अच्छे से पता है, एटम स्फीयर होता है, तो 4/3 πr क्यूब, ये एक एटम का वॉल्यूम निकल कर आ गया। इसके बाद हमने क्या निकाला था लास्ट केस में, टोटल नंबर ऑफ एटम्स,
टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकलते हैं वो 2 निकलते हैं। कैसे? 1 एटम तो मिला किससे हमें, कॉर्नर वाले एटम्स के टोटल कंट्रीब्यूशन से, और एक फुल एटम हमारा बॉडी के अंदर होता है। तो टोटल कितना निकल कर आ गया 2। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना निकल कर आ गया 2। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो गया। टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा 2 इंटू, मैं नीचे लिख दे रहा हूं 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 2 एटम है, एक एटम का वॉल्यूम इतना होता है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया 8/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गया। अब हम निकाल देते हैं यहाँ से पैकिंग फ्रैक्शन। ये आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम हमने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया, वो पैकिंग फ्रैक्शन, पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे बाद में एफिशिएंसी निकल जाएगी। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया 8/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल हमारे पास कितना था, देखिए यहाँ पर टोटल यूनिट सेल का वॉल्यूम 64 आर क्यूब अपॉन 3√3, 64 आर क्यूब अपॉन 3√3, ये निकल कर आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर निकल कर आएगा 0.68। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन। और इसी को अगर हम परसेंटेज में निकाल देते हैं तो वही बन जाती है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। तो उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पैकिंग एफिशिएंसी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये चीज तो लिखनी है। उसका आंसर 0.68 आ चुका है, बस इसमें 100 का मल्टीप्लाई और कर देना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 68%। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तीनों टाइप के यूनिट सेल की पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी मालूम हो गई। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि तीनों टाइप की यूनिट सेल्स में से सबसे अच्छी पैकिंग किसकी होती है। तो जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, उसकी पैकिंग सबसे बेटर मानी जाएगी, बेस्ट मानी जाएगी, आप ये कह लीजिए। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में से सबसे अच्छी पैकिंग किसकी होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे के लेक्चर में मिलते हैं आपसे, जिसमें हम बात करेंगे लैटिस की 3D पैकिंग के बारे में।